So good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So today is the fourth lecture of Indian economy under monetary policy. In the third lecture we just studied about the two functions of RBI. The first function was how to control the monetary policy in our economy, and the second function was RBI act as an agent to the government of India. That means when government needs money, RBI is there for arrange the money for government of India. Today we will discuss about the third function of RBI, that is nothing but Indian Coinage Act 2011. So let's see. Give the heading third function. This is third function, Indian Coinage Act. Indian Coinage Act 2011. See, if you will see in our current economy, you will get 1 rupees coin, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000. See, according to this act, we can print the currency notes. मैं यहाँ पर notes की बात कर रहा हूँ. We can print the currency notes up to 10,000. 10,000 is the maximum limit. But in the current situation in our economy, 500 is the higher amount of currency notes. 2000 का जो currency notes था, that was withdrawn by RBI from 2023 सितंबर ऑनवर्ड्स. सितंबर 2023 के बाद मार्केट के अंदर 2000 का जो नोट्स था वो वैलिड नहीं करेगा. सो अभी हम लोग का इकोनॉमी के अंदर 500 का जो करेंसी नोट्स है, दिस इज द हायर अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स. व्हाई वी आर नॉट प्रिंटिंग द हायर अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स? ओनली द रीजन इज इफ वी विल print the higher amount of currency notes, then it's easier for the people to store the black money. That's the only reason why we are not going to printing higher amount of currency notes. ठीक है. अगर आप यहाँ पर 1 रुपीज की बात करेंगे तो आपको 1 रुपीज का कॉइन भी आपको मिलेगा और 1 रुपीज की नोट्स भी मिलेगा. चाहे वो 1 रुपीज का कॉइन हो जाए, 1 रुपीज का नोट्स हो जाए, बोथ आर गोइंग टू बी प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. अगर आप 2 रुपीज ऑनवर्ड से बात करेंगे, फ्रॉम 2 रुपीज ऑनवर्ड्स अप टू 10,000, कल को अगर 10,000 का भी करेंसी नोट्स यहाँ पर प्रिंट करना होगा, देन दिस इज गोइंग टू प्रिंटेड बाय आरबीआई. कोई भी करेंसी नोट्स में देखे होंगे आप, नीचे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा. ठीक है. अगर हम कॉइन की बात करें, देन वी कैन मिंट द कॉइन अप टू 1000. अगर नोट्स को प्रिंट करना होगा तो उसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग. अगर हमको कॉइन बनाना होगा तो उसको हम बोलते हैं मिंटिंग द कॉइन. MINTING, मिंटिंग द कॉइन. So according to this act, we can mint the coin up to 1000. 1000 is the maximum limit. और coin की अगर हम बात करें, then this coin is going to be minted by also government of India. आप कोई भी coin देखेंगे उसके नीचे भारत सरकार लिखा हुआ, government of India. तो और एक बार बोल देता हूँ, चाहे वो 1 रुपीज का coin हो जाए, चाहे वो notes हो जाए, this is going to be printed by government of India. अगर हमको कोई भी कॉइन मिंट करना होगा अप टू 1000, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर हम करेंसी नोट्स की बात करें, फ्रॉम 2 रुपीज ऑनवर्ड्स अप टू 10,000, इफ यू वांट टू प्रिंट द करेंसी नोट्स, देन दिस इज गोइंग टू प्रिंटेड बाय आरबीआई. यहाँ पर आप देखिए, चाहे कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर मिंट कर रहा हो, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड और सर्कुलेटेड बाय आरबीआई. Obviously, 1 rupees coin and notes and all other coins are going to be minted by government of India but circulated by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है 50 पैसा. देखिए, अगर आपके पास 50 पैसा का कॉइन है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यू कैन डू द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑफ 10 रुपीज. अगर आपके पास 50 पैसा कॉइन है, देन आप मैक्सिमम 10 रुपीज तक ही इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन यूज मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ कॉइन्स. एक साथ आप 20 नंबर ऑफ कॉइन्स ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते. लेकिन अगर आपके पास 1 रुपीज की कॉइन या नोट्स है, देन यू कैन बाय एनीथिंग आउट ऑफ 1 रुपीज कॉइन. दैट मीन्स अगर आपको एरोप्लेन भी खरीदना होगा तो आप 1 रुपीज के नोट्स दे के भी आप एरोप्लेन खरीद सकते हैं. दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि 1 रुपीज का वैल्यू अभी है. ठीक है. नेक्स्ट, सो नाउ सी, अगर आप यहाँ पर एक 50 रुपीज का करेंसी नोट्स आप देखेंगे, सपोज दिस इज 50 रुपीज करेंसी नोट्स. इसके नीचे आपको आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर देखने को मिलेगा, आरबीआई गवर्नर का. और यहाँ पर मिडल पे एक चीज लिखा रहता है,
आरबीआई की तरफ से एक चीज यहाँ पर लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू बेयरर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। हर नोट्स में आपको देखने को मिलेगा आई प्रॉमिस टू बेयरर टू पेमेंट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। इसका मीनिंग क्या है आप देखिए। लेट सपोज अभी आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको 1 kg जो मिल्क है, दैट 1 kg मिल्क प्राइस सपोज 50 रुपीज़ है। दैट मीन्स अगर आप एक 50 रुपीज़ का करेंसी नोट्स लेकर मार्केट में जाते हैं तो आपको 1 kg ऑफ मिल्क आपको मिल जाएगा। लेट सपोज सोचिए कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो सडनली मार्केट के अंदर इंक्रीज कर गया। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो जितने भी कमोडिटी है उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। लेट सपोज आफ्टर 1 month दिस 1 kg मिल्क प्राइस गोज अप टू 5000। अब मुझे बताइए, पहले आप 50 रुपीज का करेंसी नोट्स एक लेकर जा रहे थे 1 kg ऑफ मिल्क खरीदने के लिए, लेकिन 1 month बाद आपको वही सेम 1 kg ऑफ मिल्क खरीदने के लिए आपको 100 नंबर ऑफ 50 रुपीज करेंसी नोट्स लेकर जाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, लेट्स सपोज आफ्टर 2 months दिस 1 kg मिल्क गोज अप टू 50,000। अब मुझे बताइए यहाँ पर अगर आपको 1 kg मिल्क खरीदना होगा तो आपको 50 और आपके पास 50 रुपीज करेंसी नोट्स है तो आपको यहाँ पर 10 नंबर ऑफ बंडल्स लेकर जाना पड़ेगा। 10 नंबर ऑफ बंडल्स लेकर जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर टू बाय द 1 kg ऑफ मिल्क। तो आप ये चीज बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर कमोडिटी का प्राइस यहाँ पर इतना इंक्रीज कर गया कि मेरे पास अगर 50 रुपीज का करेंसी नोट्स है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इन्फ्लेशन हाई होने के बाद मिल्क का प्राइस इतना इंक्रीज कर रहा है तो मार्केट के अंदर सारे कमोडिटी का भी प्राइस इंक्रीज करेगा। अब मुझे बताइए, अगर आपको 3-4 सामान मार्केट से उठाना होगा तो मुझे बताइए आप 50 रुपीज का करेंसी नोट्स कितना लेकर जाएंगे, बैग के अंदर भर्ती करके लेके जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि मेरा मार्केट के अंदर अभी इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज कर गया कि मेरा 50 रुपीज का जो करेंसी नोट्स है उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो और अगर आप इकोनॉमिक वर्ड में बोलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि आई लॉस्ट द फेथ ऑन माई करेंसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये बोलता है कि इफ इन एनी टाइम यू आर गोइंग टू बी लॉस्ट द फेथ ऑन योर करेंसी देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज देयर टू एक्सचेंज योर करेंसी एंड गिव यू समथिंग आउट ऑफ दिस व्हिच हैविंग द वैल्यू इन योर मार्केट। दैट मीन्स अगर कभी भी आपको आपके करेंसी के ऊपर फेथ हट जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई को बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप लिखेंगे कि आई प्रॉमिस टू बेयरर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। दैट मीन्स आप यहाँ पर मुझे प्रॉमिस किए हैं कि जब भी मार्केट के अंदर मेरा करेंसी का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा आप एक्सचेंज करके मुझे और ऐसा कुछ देंगे मुझे जिसको लेके मैं मार्केट के अंदर से कोई भी सामान खरीद सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड बार्टर सिस्टम। barter system. Under this barter system we have called a system called minimum reserve system। minimum reserve system, देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है। अंडर दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेव 200 crore rupees। ओके, out of this 115 crore rupees worth of gold and 85 crore worth of foreign government security। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी मार्केट के अंदर आपका 50 रुपीज करेंसी का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, लेकिन आरबीआई यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है कि अगर कभी भी आपको आपके करेंसी के ऊपर फेथ हट जाएगा तो हम यहाँ पर से आपका 50 रुपीज का करेंसी जो है वो वापस ले लेंगे और उसको एक्सचेंज करके कुछ ऐसा आपको प्रोवाइड करेंगे जिसको लेकर आप मार्केट के अंदर से कुछ भी खरीद सकते हैं। दैट मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर 50 रुपीज करेंसी नोट्स का वैल्यू नहीं रहा, बट मार्केट के अंदर हमेशा गोल्ड और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वैल्यू हमेशा रहता है। अगर मेरे पास गोल्ड और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा तो मैं मार्केट के अंदर से कुछ भी खरीद सकता हूं। तो इसीलिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 200 करोड़ रुपीज हमेशा रखता है, उनमें से 115 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पर बार्टर सिस्टम क्या, आपको हिस्ट्री में पढ़े होंगे, when the trades of goods and service between the two people without using of money। यहाँ पर मनी तो यूज नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी सामान मुझे खरीदना होगा तो मैं क्या खरीदूंगा, गोल्ड एंड फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी देके। सो अंडर दिस बार्टर सिस्टम वी हैव कॉल्ड सिस्टम कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मुझे देखिए, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर 1 लाख रुपीज है और 1 लाख रुपीज जो है वो पूरा का पूरा 50 रुपीज का नोट्स है आपके पास। तो अभी आप आरबीआई के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे पास 1 लाख रुपीज नोट्स है और 50 रुपीज करेंसी, आप एक काम कीजिए इसको आप वापस ले लीजिए।
तो आरबीआई यहाँ पर क्या करेगा, आपका 1 लाख रुपीज़ का जो भी हमें 50 रुपीज़ होगा वो यहाँ पर वापस ले लेगा। अब सपोज मार्केट के अंदर आपका 10 ग्राम जो गोल्ड है उसका वैल्यू 50,000 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अभी मुझे बताइए आपका 1 लाख में आपको कितना ग्राम गोल्ड मिलेगा, 20 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आपका जो 50 रुपीज़ का करेंसी नोट्स आपके पास 1 लाख रुपीज़ है वो यहाँ पर आपसे लेके मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर से आपको 20 ग्राम का गोल्ड जो है वो आपको दे देगा। फिर आप वो गोल्ड लेके मार्केट के अंदर से कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर गोल्ड एंड फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वैल्यू हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का पास एक सिस्टम है जिसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बट अभी एक चीज़ और सोचिए, इंडिया के इकोनॉमी के अंदर बिलियन एंड बिलियन रुपी जो है वो हमेशा फ्लो होते रहता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेली। और मुझे बताइए इंडिया के अंदर बैंक में जितने भी सारे डिपॉजिटर्स है जो भी आपने अपने पैसे रखे हुए हैं, कल को आकर सब यही चीज़ बोलेंगे कि सर वी हैव द लॉस्ट ऑफ फेथ ऑन योर करेंसी, तो मुझे बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या यहाँ पर सबको गोल्ड और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे पाएगा? कभी भी नहीं दे पाएगा, बिकॉज हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर ओनली 200 करोड़ ही सेविंग करके रखे हैं, पर मार्केट के अंदर तो यहाँ पर बिलियन एंड बिलियन जो रुपीज़ है वो फ्लो हो रहा है। तो अगर कल कुछ सारे लोग आके बोलेंगे कि हमको इस करेंसी के बदले में हमको गोल्ड और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट सबको यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो फिर यहाँ पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर 200 करोड़ रुपीज ही क्यों रखा है गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही चीज़ लगता है कि, और दिस इज फैक्ट ऑल्सो, कि हम लोग के इकोनॉमी के अंदर कभी भी इतना इन्फ्लेशन रेट जो है वो इतना हाई कभी भी नहीं होगा, बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी जो है वो एकदम क्वाइट स्टेबल है। कभी भी इस तरह का सिचुएशन हमको फेस करना नहीं पड़ेगा। बस थियोरिटिकल चीज़ के लिए हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम इस सिस्टम को फॉलो भी नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा एक सिचुएशन 2007 एंड 8 में जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था। इन दैट टाइम 2007 एंड 8 जिम्बाब्वे का जो इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज 79,600,000 इतना परसेंट हो गया था उसका इन्फ्लेशन रेट। तो उनका कम्युनिटी का प्राइस इतना इंक्रीज कर गया कि जिम्बाब्वे का जो गवर्नमेंट है उसको 1 ट्रिलियन का करेंसी यहाँ पर प्रिंट करना पड़ गया। एक करेंसी का वैल्यू जो है वो 1 ट्रिलियन था। पर हम लोग के इंडियन इकोनॉमी के अंदर इस तरह से सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होगा। पहले कौन सा सिस्टम था देखिए, इन 1956 ड्यूरिंग 1956 अभी हम लोग के पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, बट 1956 में हम लोग का जो सिस्टम था दैट वाज प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम। हम तब प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम को फॉलो करते थे। अंडर दिस प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम अगर मार्केट के अंदर आपको 100 रुपीज फ्लो कराना हुआ, दैट मीन्स सपोज सोचिए यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको, इसको मिटा रहे हैं, सपोज सोचिए मार्केट के अंदर अभी आपको 100 रुपीज जो है वो फ्लो कराना है, तो अभी यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा, 100 रुपीज यहाँ पर करेंसी प्रिंट करेगा। तो सोचिए आरबीआई यहाँ पर 100 रुपीज का करेंसी प्रिंट कर लिया, उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है कि 2/5 ऑफ दिस 100 रुपीज दैट मीन्स 40 रुपीज का यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, गोल्ड खरीद के रख लेता था फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी। ठीक है, और जो 3/5 थे रिमेनिंग दैट मीन 60 रुपीज जो है वो मार्केट के अंदर यहाँ पर फ्लो कराते थे। मतलब मार्केट के अंदर अगर 100 रुपीज फ्लो कराना हुआ तो उनमें से 40 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम के अंदर गोल्ड खरीद के रख लेते थे और 60 रुपीज जो है वो मार्केट के अंदर फ्लो कराते थे। बट अभी वो सिस्टम हट चुका है, अभी हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, that's the third function of RBI. So write down the notes, give the heading of third point, Indian Coinage Act 2011. Write down first point, RBI is the sole authority to issue, RBI is the sole authority to issue currency in the country, currency in the country, full stop. 2 rupees and above notes are printed by RBI, 2 rupees and above notes are printed by RBI, and 1 rupees coins comma notes, and 1 rupees coins comma notes, and other coins are minted by, and other coins are minted by, MINTED, minted, and other coins are minted by government of India, but distributed by RBI, on behalf of government of India, on behalf of government of India.
इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी सारे कॉइन है दैट वाज मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जितने भी कॉइन है वो तो मिंट करता है, बट मार्केट के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है, आरबीआई का है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अंडर दिस इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 आरबीआई इशूज करेंसी, आरबीआई इशूज करेंसी on the basis of minimum reserve system, on the basis of minimum reserve system under which it keeps, under which it keeps, under which it keeps minimum backing of, minimum backing, BACKING, minimum backing of, minimum backing of 200 crore rupees, 200 crore rupees, out of which 115 crore rupees worth of gold, 115 crore rupees worth of gold and 85 crore and 85 crore rupees worth of foreign government security, foreign government security. Then राइट ऑन द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट का जो डेफिनेशन वो लिख ली, उसके बाद हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। फोर्थ पॉइंट, RBI is bankers to bank, RBI is bankers to bank and it is the guardian of, and it is the guardian of banking system, banking system and money market, and money market. So let's see what is money market. I'm going to omit all these things. अगर यहाँ पर आपको किसी को भी नोट डाउन करना होगा तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। See what is fourth point says, fourth point says is that RBI is the bankers to the bank. अगर आप लोगों को कभी भी बैंक की जरूरत पड़ा तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक जाएंगे, दैट मीन्स एसबीआई को जाएंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक जाएंगे जैसे कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक जाएंगे। लेकिन अगर कभी बैंक को भी बैंक की जरूरत पड़ गया तो बैंक कहाँ पर जाएंगे, सारे बैंक जाएंगे आरबीआई के पास। दैट्स व्हाई, इसलिए इसको बोला जाता है कि आरबीआई इज द बैंकर्स टू द बैंक, दैट मीन्स आरबीआई जो वो बैंकों का बैंक है। अगर कोई भी बैंक को जरूरत पड़ा तो वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। देन अनदर पॉइंट इज मनी मार्केट। तो यहाँ पर देखिए मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट अंडर द फोर्थ फंक्शन ऑफ आरबीआई। अब मुझे बताइए कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सारे कैश फ्लो होता है तो वो सारे कैश किसके थ्रू में फ्लो होता है, बैंक के थ्रू फ्लो होता है। तो दैट इज नथिंग बट आवर मनी मार्केट। उसको भी कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो सिंपली अगर आपको कोई पूछे कि मनी मार्केट क्या है, तो मनी मार्केट इज नथिंग बट द ऑल द टाइप्स ऑफ बैंक इन आवर इकोनॉमी। हम लोग के इकोनॉमी के अंदर जितने भी सारे बैंक है उनको अगर मिला देंगे तो हमको मिलता है मनी मार्केट। क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सारे मनी फ्लो होता है दैट इज गोइंग टू बी थ्रू ऑल द बैंक्स इन आवर इकोनॉमी। सो इफ यू सी व्हाट इज मनी मार्केट, सो अंडर दिस मनी मार्केट वी हैव टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड, organized money market and unorganized, unorganized. The example of unorganized is private money lender, private money lender. See, money market is divided into two types, organized one and unorganized one. एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वन इज प्राइवेट मनी लेंडर, जो प्राइवेटली किसी को लोन देते हैं। जो यहाँ पर प्राइवेटली जो भी यहाँ पर किसी को लोन देता है दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ आरबीआई। अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। सो दिस अनऑर्गेनाइज्ड वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ आरबीआई। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अनऑर्गेनाइज्ड वन, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइज्ड वन। सो दिस ऑर्गेनाइज्ड वन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज commercial bank, commercial bank. Second one is regional rural bank, regional rural bank. And the third one is state cooperative bank, state cooperative bank. Then this commercial bank is further divided into three types. First one is public sector bank, public sector
एग्जाम्पल आपका SBI, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फोर्थ पॉइंट को। सेकेंड वन इज प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर, एग्जाम्पल है ICICI, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन बैंक, फॉरेन सेक्टर, दैट इज नथिंग बट सिटी बैंक, एग्जाम्पल इज सिटी बैंक। ठीक है। सो जब हम लोग का RBI का फंक्शन एक बार कंप्लीट हो जाएगा, देन विल गो टू द बैंक्स। सो वहां पर हम ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जितने भी कॉमर्शियल, रीजनल, स्टेट कोऑपरेटिव, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक जो भी है, सारे के ऊपर डिस्कस करेंगे हम बैंक के टॉपिक के ऊपर। ठीक है। बस अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, जो जो मनी मार्केट है, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ RBI। ओके। सो व्हाट द नेक्स्ट फंक्शन, इसको मैं यहाँ पर मिटाता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन क्या है देखिए, अगर सोचिए आपको फिफ्थ फंक्शन रुपीज से डॉलर को कन्वर्ट करना हो गया। अगर आपको डॉलर से अगर रुपीज को कन्वर्ट करना हो जाएगा, या तो फिर अगर आपको रुपीज से यूरो, यानी यूरो से अगर रुपीज में भी अगर आपको कन्वर्ट करना होगा, तो दिस इज नथिंग बट वी आर कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मेथड। इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मेथड। दैट मीन्स अगर आपको रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। डॉलर को रुपीज में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो भी हो रहा है, उसके लिए हम लोग की कंट्री के अंदर है एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। This foreign exchange management is also a function of RBI. That means RBI is going to control this foreign exchange method. कैसे आपका रुपी से डॉलर कन्वर्ट होके किसी को पैसा मिलने वाला है, अगर कोई यहाँ पर डॉलर से अगर रुपीज को भी कन्वर्ट करने वाला है, तो ये जो सारा सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाई RBI. सो दिस इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ RBI. सो राइट डाउन फिफ्थ फंक्शन, RBI is the custodian of RBI is the custodian of foreign exchange reserves of the country and enjoy the sole authority to manage foreign exchange or forex of the country. So next, see, what is the sixth function of RBI? RBI is the lender of last resort. इसका मतलब क्या देखिए, let's suppose in our economy Axis Bank is there, एंड एक दिन ऐसा एक फॉल्स न्यूज स्प्रेड हुआ कि एक्सिस बैंक इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट, दिस बैंक इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट। अब आप मुझे बताइए, जब इस तरह का न्यूज अभी मार्केट के अंदर स्प्रेड होगा और आपका अकाउंट एक्सिस बैंक पर होगा, तो आप पहले क्या करेंगे? आप पहले बैंक पर जाएंगे और अपना जितना भी डिपॉजिट मनी होंगे वो उसको विड्रॉ करके ले आएंगे। लेट सपोज एक्सिस बैंक का यहाँ पर 1 लाख डिपॉजिटर्स है, 1 लाख जो है वो डिपॉजिटर्स है, और इनका टोटल डिपॉजिट मनी जो है वो 100 करोड़ रुपीज है। अगर एक्सिस बैंक का यहाँ पर डिपॉजिट मनी 100 करोड़ रुपीज होगा, तो इसको ये मान के चलिए कि कम से कम वो 90 करोड़ रुपीज जो है वो लोन दिया होगा अपना बोरोवर को। अगर वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं करे तो उसका प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो अगर एक साथ एक बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, वो अगर सारे पैसा यहाँ पर डिमांड करने लगेंगे बैंक को, तो बैंक कभी भी एक साथ सारे डिपॉजिटर्स को उनका जो डिपॉजिट्स मनी है वो कभी भी रिटर्न नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर RBI क्या बोलेगा एक्सिस बैंक को, एक काम करिए, आप मेरे से 100 करोड़ रुपये जो है वो ले जाइए, और ले जाके आपने जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको उनका डिपॉजिट्स मनी जो है वो रिटर्न कर दीजिए। क्योंकि RBI को भी पता है कि ये न्यूज़ जो है वो फॉल्स है। इकोनॉमी के अंदर जितने भी सारे बैंक्स होते हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन RBI के पास होता है। तो RBI ऐसा क्यों कर रहा है? RBI को भी ये चीज़ पता है, अगर अभी एक्सिस बैंक अपने सारे डिपॉजिटर्स को उनका डिपॉजिट मनी जो है वो रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पर जितने भी डिपॉजिटर्स है उनका फेथ इस बैंक के ऊपर से हट जाएगा।
दैट मीन्स फ्यूचर में वो लोग कभी भी इस बैंक के ऊपर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर एक्सिस बैंक अपने डिपॉजिटर्स को सारे डिपॉजिट मनी रिटर्न कर देता है तो कम से कम डिपॉजिटर्स जितने हैं उनको तो ये चीज़ का बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये जो न्यूज़ है वो यहाँ पर फॉल्स है। अगर ये न्यूज़ सही होता तो एक्सिस बैंक अपने सारे डिपॉजिटर्स को कैसे अपना डिपॉजिट मनी रिटर्न कर पा रहा है। अगर यहाँ पर एक्सिस बैंक अपने सारे डिपॉजिटर्स को उनका जो डिपॉजिट मनी है वो रिटर्न कर पा रहा है, दैट मीन्स एक्सिस बैंक का पोजीशन जो है वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा है। तो ये न्यूज़ क्या है, फॉल्स है। तो इसके बाद जितने भी डिपॉजिटर्स अपने पैसा विड्रॉ करके लिए होंगे वो फ्यूचर में आके फिर से इस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट मीन्स आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। दैट मीन्स कभी भी इस तरह से सिचुएशन मार्केट के अंदर कभी भी क्रिएट होता है तो एक्सिस बैंक के पास लास्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो जब लास्ट रिसोर्ट के टाइम आ जाता है देन आरबीआई इज देयर टू हेल्प ऑल द कमर्शियल बैंक इन आवर इकोनॉमी। इसलिए बोला जाता है कि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। दिस इज नथिंग बट आवर सिक्स्थ फंक्शन ऑफ अंडर आरबीआई। तो राइट डाउन द सिक्स्थ फंक्शन। RBI is the lender of last resort. RBI is the lender of last resort. That is when any bank pays to get PAYS pays to get fund from any other sources, they can always fall back on RBI. They can always fall back on RBI. This is the sixth function of RBI. So write down the last function of RBI. Last function of RBI पहले लिख लीजिए उसके बाद समझाते हैं। RBI is the controller of credit. RBI is the controller of credit. RBI is the controller of credit created by commercial banks. Created by commercial banks. Full stop. It controls the credit on the basis of two methods which are also known as credit controller, which are also known as credit controller. Let's see the seventh and the last function of RBI. That is nothing but the credit controller. Before starting about the credit controller, you must be know the difference between credit and money. अब मुझे बताइए क्रेडिट और मनी के बीच में डिफरेंस क्या है। क्रेडिट का मतलब क्या है। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि मनी और क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर, लोन, एंड लोन इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। आपको लोन कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है। एंड मनी इज क्रिएटेड बाय दिस मनी इज क्रिएटेड, दैट मीन्स मनी इज प्रिंटेड बाय आरबीआई। अगर आपसे कोई पूछ लिया सर मनी और क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्या है, देन यू कैन से मनी इज क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड क्रेडिट इज नथिंग बट द लोन्स इज क्रिएटेड बाय द बैंक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड मनी। यहाँ पर और एक चीज आता है कि क्रेडिट कंट्रोलर, इसका मीनिंग देखिए क्या है। क्रेडिट का मतलब आपको पता चल गया कि लोन होता है एंड दिस लोन इज गोइंग टू बी गिवन बाय ऑल द बैंक्स। तो क्रेडिट कंट्रोलर का मीनिंग क्या है, देखिए लेट्स सपोज यहां पर एक बैंक है, एक सिचुएशन ऐसा भी आ जाएगा बैंक को भी लोन चाहिए होगा तो बैंक किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। और यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर जो है नॉर्मल पीपल है, अगर इन लोगों को लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। अगर बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा। अगर कोई नॉर्मल पीपल है यहाँ पर, उनको अगर लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। यहाँ पर जो बैंक, जितने सारे कमर्शियल बैंक है, वो जब आरबीआई के पास से लोन लेके आते हैं तो आरबीआई इनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट लगाता है। कुछ इंटरेस्ट रेट लगाता है किसके ऊपर, बैंक के ऊपर। उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव
मेथड। यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्वांटिटी पर इंटरेस्ट रेट लगाने वाला है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। आरबीआई यहाँ पर बैंक को ये नहीं बोलेगा आपको लोन क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई को पता है कि अगर हम कोई भी बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोग का पैसा जो है वो सिक्योर है, वो जब भी चाहे यहाँ पर बैंक से अपना पैसा ले सकता है। कौन? आरबीआई। तो यहाँ पर आरबीआई को कभी भी अगर बैंक को वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगा तो कभी भी आरबीआई को यहाँ पर लॉस नहीं होता है। आरबीआई बस यही चीज देखता है कि मैं कोई भी बैंक के ऊपर कितना परसेंट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा। दिस इज नथिंग बट आवर क्वांटिटेटिव मेथड। अगर यहाँ पर नॉर्मल पीपल है, उनको अगर लोन चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? बैंक को जाएंगे। लेट सपोज यहाँ पर अंबानी और अदानी ये सब बिजनेसमैन है, उनको अगर लोन चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? बैंक को जाएंगे। अगर यहाँ पर एक फार्मर है, उसको अगर लोन चाहिए वो किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। अब मुझे बताइए, लेट सपोज इस बैंक के पास यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज है लोन देने के लिए। जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया, अंबानी या अदानी जैसे हो गए, उनको 100 करोड़ रुपीज किया, उनको आप 1 लाख करोड़ रुपीज भी दे दीजिए लोन, वो लोग रह जाएंगे और अपने बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। बट आरबीआई यहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है। अब सोचिए कि यहाँ पर एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज यहाँ पर क्या है? लोन देने के लिए कितना रुपीज? 100 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर बिजनेसमैन लाइक अंबानी और अदानी भी है और फार्मर भी है। तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पर अंबानी और अदानी आके 100 करोड़ रुपीज पूरा का पूरा लोन लेकर चले जाएंगे तो फार्मर के लिए लोन देने के लिए इस बैंक के पास कुछ पैसा बचेगा? कभी नहीं बचेगा। अगर वो सारे के सारे पैसा यहाँ पर लोन ले लेंगे बिजनेसमैन, तो यहाँ पर जो फार्मर है स्टडी लोन, होम लोन, कार लोन, इस सारे जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए लोन देने के लिए बैंक के पास कुछ पैसा यहाँ पर बचेगा ही नहीं। तो आरबीआई ने यहाँ पर रूल बनाया हुआ है, कौन सा सेक्टर को कितना रुपया लोन देना होगा तो यहाँ पर वो डिफाइन करके रखा हुआ है। अगर एक बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपीज है तो उनमें से कितना परसेंट जो है वो फार्मर को दिया जाएगा, कितना परसेंट जो है वो होम लोन दिया जाएगा, कितना परसेंट जो है वो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए दिया जाएगा, कितना परसेंट लोन यहाँ पर हम एमएसएमई सेक्टर को देंगे और कितना परसेंट लोन यहाँ पर हम बिजनेसमैन जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से अगर सिचुएशन, इस तरह से अगर रूल हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे तो एक बैंक के अंदर जितने भी पैसा होगा वो सारे बिजनेसमैन जो है वो यहाँ पर लोन लेकर चले जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर बैंक क्या चेक कर रहा है? इकोनॉमी के अंदर जो यहाँ पर लोग है जो लोन लेने के लिए बैंक को आते हैं वो उनका क्वालिटी चेक कर रहा है। सो द सेकेंड मेथड इज नथिंग बट आवर क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। तो देखेंगे हम अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट के अंदर कौन सा चीज आ रहा है। देखिए, सो सी द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर देयर आर 5 मेथड्स। फर्स्ट वन इज बैंक रेट, बैंक रेट। सेकेंड वन इज CRR, CRR मीन्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। थर्ड वन इज SLR, SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। The fourth one is repo and reverse repo, repo and reverse repo, and the fifth one was MSF, that means marginal standing facility, marginal standing facility, ठीक है। So credit controller is nothing but our quantitative and qualitative methods. Under quantitative methods we have bank rate, CRR, SLR, repo and reverse repo and MSF. So and in qualitative measures, qualitative methods, इसके अंदर भी 5 पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट वन इज
rationing of credit. Second one is regulating loans for consumption purpose. The third function is variation in margin requirement. Fourth one is moral suasion. moral suasion, suasion का मतलब क्या होता है? suasion का मतलब होता है दबाव। moral suasion का मतलब क्या होता है? नैतिक दबाव। and the fifth one is direct control. से ये आपका हो गया क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर, so credit control is divided into two types. First one is quantitative and second one is qualitative. And this qualitative method is nothing but rationing of credit, regulating loans for consumption purpose. Third is variation in margin requirement. Fourth one is moral suasion and fifth one is direct control. ठीक है, this is the last function of RBI. It will take 3 classes to complete all these 10 points. तो इसके बाद जो वाला जो फिफ्थ लेक्चर होगा, इन द फिफ्थ लेक्चर वी विल डिस्कस बैंक रेट, CRR, SLR. इन द सिक्स्थ लेक्चर वी विल डिस्कस रेपो, रिवर्स रेपो एंड MSF. इन द सेवेंथ लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दीज 5 क्वालिटेटिव मेथड्स. और आप ये चीज़ मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो UPSC हो जाए, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो जाए, चाहे वो ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट है, तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि ये जो आपका 10 मेथड से यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपका एग्जाम में पूछा जाता है. आप UPSC में लेकर भी चल सकते हैं. इन UPSC ऑल्सो इट्स कंपलसरी दैट एक क्वेश्चन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर के अंदर से कभी ना कभी वो प्रीलिम में यहाँ पर आपको पूछेगा. So this is the most important topic under function of RBI. आप चाहे UPSC का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे ऐसा कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको पूछा जाता है, तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि एक क्वेश्चन मिनिमम आपका इन 10 मेथड में से एक होगा. UPSC का प्रिलिमिनरी में आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के ऊपर से वो पक्का पूछता है. सो चाहे वो क्वांटिटेटिव मेथड्स हो जाए, चाहे वो क्वालिटेटिव मेथड्स हो जाए, दिस 2 मेथड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्री एंड मेंस बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. 10 यहाँ पर मेथड्स है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लासेस. आज यहाँ पर जो भी हम आपको पढ़ाएं, एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिए, पहले नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा. फिर नेक्स्ट क्लास पर जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दिस बैंक रेट, CRR एंड SLR. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends so that whenever I will upload the video you will get the notification. So मिलते हैं in the next class. Thank you.